नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17-18 सितंबर को सीपीसीटी का एग्ज़ाम है, तो जिसके लिए मॉक टेस्ट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले आप उस मॉक टेस्ट को खुद से सॉल्व करके देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, जिन व्यक्तियों ने हमारा टेस्ट लगा लिया है तो उसके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और वो है डैश एक से अधिक प्रोसेस को एक साथ चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। बूटिंग, शेयरिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक से अधिक प्रोसेस को एक साथ चलाना है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पर रन करें। और मल्टीपल प्रोसेस अगर सेम टाइम पर रन कर रही हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मल्टी प्रोसेसिंग। तो चलिए अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एमएस एक्सेल की विशेषता है। अब क्या दे रखे हैं, डाटा को रो और कॉलम में लिखना, डेटा को सजाना, संख्याओं को आकर्षक बनाना और टेबल को क्रिएट करना। तो दोस्तों, क्या बोला हुआ एमएस एक्सेल की विशेषता। तो एमएस एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन किस कैटेगरी का है, तो पहले कैटेगरी देखते हैं। तो एमएस एक्सेल है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण। किस तरह का है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या होती है कि वह सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा को हम रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, लिखे हुए डेटा पर गणितीय संक्रियाएं करते हैं और डेटा को किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट या फिर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे क्या, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर कॉलम में क्या है, तो जो तीन विशेषताएं मैंने बताई हैं उनमें से यहाँ पर केवल पहली विशेषता दे रखी है। अगर स्प्रेडशीट की विशेषता हुई है तो सीधी सी बात एक्सेल की भी होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, डेटा को रो और कॉलम में लिखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो वह हेक्साडेसिमल सिस्टम में शामिल है। 0 से लेकर 9, 1 से लेकर 16, 0, 1, ए से लेकर एफ, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करें तो यह 16 बिट पर आधारित सिस्टम है। मतलब इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए से लेकर एफ तक के कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो नहीं है ना दूसरा है। तीसरे में क्या, 0 और 1 का ही जिक्र किया है, जबकि होता क्या है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या और ए से लेकर एफ तक के कैरेक्टर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक के कैरेक्टर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग है जिसका प्रयोग निर्देशों को अस्थायी तौर पर भंडारित करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रैम। तो क्या बोला हुआ है, सीपीयू का भाग। तो दोस्तों, अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो सीपीयू का भाग से हमें समझ में आता है कि रैम नहीं हो सकता, क्योंकि रैम सीपीयू का भाग नहीं होता। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमएमयू, या जिसे कभी कभी एमयू, मेमोरी यूनिट भी बोल देते हैं। तो अब बात क्या है कि निर्देशों को अस्थायी तौर पर भंडारित करना है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट जो होती है वो क्या करती है, हमारे सिस्टम को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। वहीं पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होती है बस गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उन्हें कौन एग्जीक्यूट करता है, एएलयू एग्जीक्यूट करता है। तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, निर्देशों को भंडार करना, मतलब ना तो लॉजिकल ऑपरेशंस करवा रहे हैं ना ही कंट्रोल करवा रहे हैं। तो डाटा को अस्थायी तौर पर रखने का काम करते हैं रजिस्टर। तो दोस्तों, रजिस्टर किससे मिलकर बने होते हैं, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाए ए, रजिस्टर। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनुक्रम के शीर्ष पर रहने वाली फाइल और डायरेक्टरी कहलाती है। टाइपिंग एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी। तो इन्होंने क्या बोला, वो अनुक्रम के शीर्ष, मतलब हियरार्की है। जब अपन क्या करते हैं, देखो कंप्यूटर में क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होती हैं ये सारी की सारी फाइल और फोल्डर एक हियरार्की में अरेंज रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में सारी की सारी फाइलें एक मुख्य फाइल से या एक मुख्य डायरेक्टरी से जुड़ी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, रूट डायरेक्टरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली प्रकाशीय आधारित मेमोरी है हार्ड डिस्क,
CD, ब्लूरे और SSD। तो क्या बोला हुआ है, दो यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली, दूसरा प्रकाशीय आधारित मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप फोकस करोगे सर्वाधिक भंडारण क्षमता पर तो आप आंसर लगाओगे हार्ड डिस्क, लेकिन साथ में यहाँ क्या बोला हुआ, प्रकाशीय मतलब ऑप्टिकल बेस्ड। तो हम सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क तो लग नहीं सकता। अब बचा हुआ है क्या, हार्ड डिस्क आंसर है नहीं, SSD आंसर है नहीं। अब CD और ब्लूरे में किसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है, तो हम सभी जानते हैं कि CD और ब्लूरे में भंडारण क्षमता जो ज़्यादा होती है वो है हमारी किसकी, ब्लू रे की। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि ब्लू रे की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, जल्दी से बताइए आप सभी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, उस पर फोकस करते हैं। तो HTML के साथ CSS का प्रयोग किया जाता है स्टैटिक वेब पेज के लिए, डेटा को भंडारित करने के लिए, समीकरणों को हल करने के लिए और वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए। तो दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है, पहले तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि HTML का पूरा नाम क्या है और HTML का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि HTML जो है वो वेब पेज को बनाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, वेब पेज को बनाने का कार्य करेगी। अब सवाल ये उठता है कि वेब पेज होते हैं दो तरह के, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। तो HTML क्या शुरुआती भाषा थी जिसका इस्तेमाल हम स्टैटिक वेब पेज के लिए किया करते थे। अब आगे चल के हमने देखा कि वेब पेज कैसे होने लगे, आकर्षक होने लगे। वेब पेज कैसे होने लगे, आकर्षक, डायनेमिक होने लगे। तो यहाँ पर बात किया गया कि HTML तो भाषा थी जो स्टैटिक वेब पेज बनाती थी। अब हम क्या करें जिससे हमारे वेब पेज आकर्षक बन जाए। तो HTML के साथ साथ हमने एक नया टर्म जोड़ दिया, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इससे क्या होता है कि हम अपने वेब पेज को आकर्षक या डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा D, वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोड जिसका प्रयोग पेमेंट एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़र की पहचान करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड, बार कोड, QR कोड और OCR। तो दोस्तों क्या बोला, पेमेंट एप्लीकेशन मतलब आप फ़ोन पे या गूगल पे जो चलाते हैं, तो गूगल पे या फ़ोन पे में आप जो यूज़र मतलब जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी पहचान के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोग फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुकानों पर या फिर अगर हम कहीं पर होटल वगैरह जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक कोड लगा रहता है जिसे हम स्कैन कर लेते हैं। अब उस कोड के बारे में बात की गई है। तो वो कोड कौन सा होता है, तो वो कोड होता है हमारा QR कोड। तो यही तो बोला हुआ है कि पेमेंट एप्लीकेशंस यूज़र की पहचान किसके थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है QR कोड। अब आपका काम ये है कि मुझे QR कोड का पूरा नाम जल्दी से कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन पहले मुझे QR कोड का फुल फॉर्म बताता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो फोकस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। रैम का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को भंडारित करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम को चलाने के लिए और नंबर 4 ये सभी। तो रैम हम सभी जानते हैं क्या है, तो रैम एक हमारी अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मतलब वोलाटाइल मेमोरी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो रैम का इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, मतलब ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आप एक बात याद रखना कि लाइनेक्स से जुड़ा हुआ सवाल लगभग हर पेपर में आता ही है। तो आप अगर 3-4 क्वेश्चंस देख लेंगे लाइनेक्स के, और लाइनेक्स से जुड़ी हुई एक फ़ाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर लाइनेक्स की फ़ाइल को देख सकते हैं, जहाँ से आपको कमांड मिल जाएगी। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, लाइनेक्स में किस कमांड का प्रयोग फाइल में शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। LS, काउंट, वर्ड काउंट और WC। तो लाइनेक्स हम सभी जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर पूछी हुई कमांड, तो कमांड होती है वो हमारी WC। तो WC का इस्तेमाल नंबर ऑफ़ वर्ड, नंबर ऑफ़ लाइन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा DWC। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक पैरेलल पोर्ट का उदाहरण है। USB, थंडरबोल्ट, PS2 और प्रिंटर पोर्ट। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है सीरियल पोर्ट और दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट के बारे में बात की है तो इसके उदाहरण होते हैं हमारे USB, PS2, थंडरबोल्ट। अब हमारे प्रिंटर पोर्ट होता है जो कि पैरेलल पोर्ट का उदाहरण है, SCSI होता है पैरेलल पोर्ट का उदाहरण है, VGA होता है पैरेलल पोर्ट का उदाहरण है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पैरेलल पोर्ट हैं। और क्या पूछा हुआ, पैरेलल पोर्ट का उदाहरण ही तो पूछा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रिंटर पोर्ट। क्या हो जाएगा,
प्रिंटर पोर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है कि मुझे प्रिंटर पोर्ट का एक पुराना नाम बताना है कि प्रिंटर पोर्ट को शुरुआत में हम किस नाम से जानते थे। तो जल्दी से जिसको पता है वो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है प्रिंटर पोर्ट। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल में लाया जाने वाला लॉजिक सर्किट के आविष्कारक माने जाते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल में लाए जाने वाले लॉजिक सर्किट के आविष्कारक माने जाते हैं जैकलिबी, रॉबर्ट नोई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और विलियम ब्रेटन। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हमने किस लॉजिक सर्किट का प्रयोग किया। तो पहले तो आपको लॉजिक सर्किट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो लॉजिक सर्किट का मतलब होता है वह कंपोनेंट जो कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं, मतलब निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। इसका उदाहरण हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर है। तो सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक जॉन बार्डन, ब्रिटन और सॉकले, मतलब जॉन बार्डन, विलियम ब्रिटन और विलियम सॉकले। तो ये तीन थे। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें, यहाँ पर ऑप्शंस पर फोकस करें तो केवल विलियम ब्रिटन का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, विलियम ब्रिटन। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेज़र प्रिंटर में कागज़ को आवेशित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है, कार्टेज, फ्यूज़र, टोनर और कोरोना वायर। तो क्या होता है कि अगर आपको पता हो लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, तो लेज़र प्रिंटर में आवेश मतलब चार्ज एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो भाई क्या होता है, जो स्याही है वो भी आवेशित होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर आवेशित हो, जिससे क्या हो, आपकी मैग्नेटाइज इंक आवेशित स्याही पेपर पर होल्ड कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी पेपर क्या होता है मशीन के अंदर जाता है तो उसे चार्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पेपर को चार्ज करने का काम करता है हमारा कोरोना वायर। अब ये कोरोना वायर अलग है, इसे कोरोना वायर से कनेक्ट नहीं करना है और ये पहले से भी इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं एक लेज़र प्रिंटर के ऊपर अलग से बात किसी वीडियो में कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, अलग अलग रूपों में आता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही रहेगा। तो बायोमेट्रिक पहचान में शामिल नहीं है आवाज़, फिंगरप्रिंट, आइरिस और थंबप्रिंट। मतलब इनमें से कौन बायोमेट्रिक के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फिंगरप्रिंट, आइरिस या रेटिना या थंबप्रिंट ये सब बायोमेट्रिक में शामिल किए जाते हैं। लेकिन आवाज़ मतलब वॉइस कभी भी बायोमेट्रिक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, फिजिकल चिन्हों का मतलब शारीरिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, शारीरिक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो डैश ऑक्टल सिस्टम में संख्याएं हैं, मतलब ऑक्टल सिस्टम किसका इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ऑक्टल का मतलब होता है जो 8 बिट पर आधारित हो, और 8 बिट पर आधारित है तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम 0 से लेकर 7 तक की नंबर्स। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 7 तक की संख्या इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अब हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश एक भविष्य की तकनीक है जिसका प्रयोग पहचान के तौर पर किया जा सकेगा, राइटिंग स्टाइल, हॉटस्पॉट, वायरस स्कैन और फेशियल पहचान। तो अब बोला हुआ है कि इनमें से कौन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। तो भाई राइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किसी को पहचानने के लिए हम नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब बचा है हॉटस्पॉट। तो भाई हॉटस्पॉट जो होता है वो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर बचता हमारा क्या, वायरस स्कैन। क्या बचता है, वायरस स्कैन बचता है। तो वायरस स्कैन के ऊपर अगर हम बात करें तो वायरस स्कैन तो वायरस का पता लगाने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारा डी। तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, इस तकनीक का इस्तेमाल हम वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य की काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन PS2 पोर्ट तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में हमें दे रखे हैं IBM, HP, इप्सॉन और सोनी। तो 4 कंपनी दे रखी हैं, तो चारों में से PS2 पोर्ट किसने बनाया। तो सबसे पहले आपका सवाल क्या है, तो आपको PS2 पोर्ट के बारे में मुझे जल्दी से कमेंट में बताना है। तो PS2 पोर्ट का आविष्कार किया था IBM ने। किसने किया था, IBM। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, IBM। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। तो वो क्या है, हाइपरलिंक के बारे में सत्य कथन नहीं है। एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए, इसे इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है।
डॉक्यूमेंट में इसे नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं और हाइपरलिंक का इस्तेमाल करने के लिए माउस क्लिक करते हैं। तो हाइपरलिंक के बारे में कौन असत्य है, असत्य ढूंढना है। तो पहला तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K है, सही है। और हाइपरलिंक हमेशा नीले रंग से ही दिखाई जाती है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, बेसिकली डी सही नहीं है, क्योंकि हाइपरलिंक का इस्तेमाल करने के लिए क्लिक नहीं, Ctrl+क्लिक यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था कि इंसर्टेड हाइपरलिंक के लिए हम क्या करते हैं, तो Ctrl+क्लिक करते हैं, और वही यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा डी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि कंपन प्राप्त करता है, उन्हें ऑडियो संकेतों में परिवर्तित करता है या रिकॉर्डिंग माध्यम में भेजता है। डिजिटलाइजर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। तो दोस्तों पहले तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात की गई है, तो चारों हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अब बात की गई जो ध्वनि के साथ काम करते हैं, ध्वनि मतलब आवाज़। तो ऑप्शंस में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर इन्होंने ध्वनि इनपुट करने के बारे में बात कर दी थी ना, तो आपको ये देखना था कि ध्वनि के साथ केवल 2 ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होते हैं। कौन सी, स्पीकर और माइक। अब स्पीकर आउटपुट हो जाता है तो बचा क्या हमारा, माइक मतलब माइक्रोफोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन बड़ा दिख जरूर रहा है आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका दिखाना है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। प्रॉपर स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी फाइल के आकार को कम जगह में भंडारित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाला शब्द है फाइल रिसाइज, फाइल कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर और फाइल कंप्रेशन। फाइल कॉम्पैक्शन, सॉरी कंप्रेशन है, कॉम्पैक्शन है। तो फाइल के आकार को कम जगह में भंडारित करना मतलब फाइल का आकार रिड्यूस करना है। तो फाइल के आकार को रिड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम किन 2 प्रकार की एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और नहीं पता है तब भी आप कमेंट में बोलिए, जिससे कि मैं आपको उस चीज़ को समझा सकूँ, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है, लगभग हर पेपर में है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, IPv4 में डैश और डैश सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि IPv4 है क्या। तो IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसकी लेंथ होती है 32 बिट, और ये एक IP एड्रेस का प्रकार है। अब ये किससे मिलकर बना होता है, तो IPv4 के बारे में बात की जाए तो ये इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होती है नेटवर्क ID और दूसरी होती है होस्ट ID। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि IPv4 के कितने हिस्से हैं, तो 2 हिस्से हैं, एक है नेटवर्क ID और दूसरा है होस्ट ID। तो यही तो पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमें किस में मिल जाएंगे, तो पहले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास C IP एड्रेस में पहले ऑक्टेट के उच्च ऑर्डर बिट्स हमेशा किस पर सेट किए जाते हैं, 0000, 1000, 110 और 11110। तो दोस्तों अगर आपने IP एड्रेस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा था, जहां मैंने बहुत अच्छे से IP एड्रेस क्लियर किए हैं। मतलब अगर आप वो 2 वीडियो पर देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी IP एड्रेस कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे, और इसकी लिंक आपको अभी आई बटन पर शो हो रही होगी। तो वहाँ जाइए, या फिर आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए, या फिर हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर से भी देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं उसको टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो IP एड्रेस में क्लास C है, तो C क्लास के लिए अगर हम हाई ऑर्डर बिट के बारे में बात करें तो होता है 110। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य नहीं है फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन और डेटा प्रबंधन। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इसके 5 प्राथमिक कार्य हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा, और प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये 5 है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। डेटा मैनेजमेंट कभी भी OS का हिस्सा नहीं होता, तो वो किसका हिस्सा होता है, DBMS का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, डेटा प्रबंधन। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये 2 पेजों में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो लेज़र प्रिंटर तकनीक स्याही के तौर पर टोनर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डैश कण पाए जाते हैं। तो लेज़र प्रिंटर तकनीक में हम सभी स्याही इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनर। अब इस टोनर में किस तरह के कण पाए जाते हैं, मैग्नेटिक,
आवेशित, लेजर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने प्रिंटर कभी भी पढ़ा है तो प्रिंटर में आप सभी जानते हैं तो इसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक युक्त स्याही इस्तेमाल की जाती है, मतलब इसमें क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटिक कण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, हमारा आंसर मैग्नेटिक ही दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 25वां सवाल एक सिंपल क्वेश्चन है। डैश वह भाषा है जिसे दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, तो OOP, कई बार आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह क्या मिलेगा, OOP मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसके नोट बना लेना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जगह OOP लिखा हुआ मिलेगा। तो दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कौन सी है, तो C++, जावा, C# और पर्ल। तो दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा मानी जाती है वो है हमारी C++। अब आपका काम ये है कि मुझे बताना है कि C के आविष्कारक कौन है और C++ के आविष्कारक कौन है। तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट में बता दीजिए जिससे कि चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर है C++। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर प्रकाशित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, वेब होस्टिंग, ई-कॉमर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और ये सभी। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर आपने किताब लिखी तो उस किताब को अगर आप मार्केट में लेकर आना चाहते हो तो आपको एक पब्लिकेशन, एक प्रकाशन चाहिए जो आपकी किताब छापे और उसे मार्केट में लॉन्च करे। तो उसी प्रकार जब भी आप कोई वेबसाइट बना लेते हो तो उस वेबसाइट को इंटरनेट का हिस्सा बनाने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट तक लेकर आ सके। आप खुद भी होस्ट कर सकते हो लेकिन ये खर्चा काफ़ी महंगा हो जाता है होस्टिंग करना, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिए ये काम कोई और करे। जैसे अगर हम किताब लिखें तो हमारी किताब हम खुद भी छाप कर बेच सकते हैं, लेकिन हमारा इतना प्रभुत्व नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम खुद से छापें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे आपने नाम सुना, GoDaddy का नाम सुना होगा, तो GoDaddy क्या करती है, आपकी बनी हुई वेबसाइट को इंटरनेट पर लेकर जाती है। तो यही पूछा हुआ है कि किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेब होस्टिंग सर्विस का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, वेब होस्टिंग सर्विस। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट होता रहा है, तो हम देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र में वेबसाइट को सेव करने के लिए जिससे उसे तेज़ी से पुनः ओपन किया जा सके उसके लिए डैश का प्रयोग होता है, कैश, कुकीज़, हिस्ट्री और बुकमार्क। तो क्या बोला हुआ, वेब ब्राउज़र में आप वेबसाइट को सेव कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, जिससे आप तेज़ी से उसे खोल सको। तो अगर केवल यहाँ तेज़ी से ओपन करने का बात की होती, सेव करने की बात नहीं की होती, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाता, तो यहाँ पर हमारा आंसर कैश हो सकता था। लेकिन क्या बोला हुआ है कि हमने इस फाइल को सेव किया है। अब सेव किया है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है हम स्टार कर दें, स्टार मतलब उसे बुकमार्क बना ले। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, बुकमार्क। तो देखते हैं यही दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में थंबनेल होते हैं छोटे छोटे इमेज, सिंबल, वह आइकन जो फाइल की प्रकृति को बताते हैं, और नंबर 4 यद्यपि जिसमें सभी कमांड रहती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि GUI का पूरा नाम क्या है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब GUI में थंबनेल क्या होते हैं, तो थंबनेल बहुत कॉमन टर्म है। थंबनेल मतलब क्या होता है, एक ऐसे विशेष आइकन जिन्हें हम देखकर यह पता लगा सकें कि फाइल में क्या है। मतलब यदि हम किसी फाइल के आइकन को देखें और फाइल को खोले बिना हमें यह पता पड़ जाए कि फाइल के अंदर किस प्रकार की डाटा है, तो उन आइकन्स को हम क्या कहेंगे, थंबनेल्स कहेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सबसे अच्छे तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वह आइकन जो फाइल की प्रकृति को बताए, मतलब फाइल किस तरह की है, किस बारे में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो पढ़ते हैं। वह आइकन जो MS वर्ड में डैश की एक्टिवेट करके शब्द, लाइन और पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल F8, F9 और F12। तो क्या बोला हो कि MS वर्ड में आप काम कर रहे हो तो कौन सी की हम दबाएं जिससे पहले शब्द, फिर लाइन और पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए। तो अगर देखा जाए तो कंट्रोल से हम सिलेक्ट नहीं करते और F9 और F12 भी नहीं है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट कर रहे हैं। किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं F8 का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B, F8। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान कुछ देर का ब्रेक लेने पर कंप्यूटर की स्क्रीन डैश मोड पर शिफ्ट हो जाती है। कौन सा, स्लीप मोड, हाइबरनेट, लॉग ऑफ और शट डाउन। तो दोस्तों क्या बोला है कि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आपने कुछ देर काम बंद कर दिया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन अगर जो बंद हुई है तो वो एक्चुअली ये बंद होना कौन सा मोड है, तो
तो ये होता है कि पावर सेविंग के लिए हमारा कंप्यूटर कुछ देर के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। किस मोड में चला जाता है? स्लीप मोड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्लीप मोड। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड में कौन ऊर्जा की अधिक बचत करता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए आपका आंसर क्या है, और अगर आपको डाउट है तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब ये क्या है? वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करती है आईपी एड्रेस, डोमेन, हाइपरलिंक और फाइल नेम। तो हम सभी जानते हैं कि एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं। क्या होता है? एक वेबसाइट में हमारे कई सारे वेब पेजेस हैं। अब इन सारे वेब पेजेस को आपस में कौन बांध के रखता है? तो आईपी एड्रेस पता होता है, वो बांधने का काम तो नहीं करते, तो ये आंसर नहीं है। फिर है डोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है आईपी एड्रेस को दिए गए नाम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और फाइल नेम वेब पेजेस में क्या करेंगे? तो बचता क्या? हाइपरलिंक। तो एक्चुअली जितनी भी वेबसाइट होती हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं और उन वेबसाइट में जितनी वेब पेजेस होते हैं, उन सभी को आपस में बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपरलिंक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, हाइपरलिंक। तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग मेल बॉक्स में उन ईमेल को रखने के लिए किया जाता है जिन्हें यूज़र तेजी से पुनः खोलना चाहता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट और स्टार्ड। तो दोस्तों क्या बोला हुआ है? मेल बॉक्स में उन ईमेल को रखने के लिए किया जाता है जिन्हें यूज़र तेजी से खोलना चाहता है। तो पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस का मतलब क्या है। तो इनबॉक्स क्या होता है? जहाँ सभी मेल रहते हैं, जैसे भी मेल आए, मतलब जितने भी ईमेल आप रिसीव करते हो वो होते हैं इनबॉक्स। तो यहाँ हम चुनते नहीं कि भाई किसे हम तेज़ी से खोलना चाहते हैं, तो इनबॉक्स तो हो नहीं सकता। फिर आता आउटबॉक्स। तो ऐसे मेल जो आपने भेज दिए परंतु अभी तक वहाँ पर डिलीवर नहीं हुए, वो कहाँ रहते हैं? आउटबॉक्स। तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर हमारा कौन सा? तीसरा ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसे ईमेल जिन्हें हमने लिखा जरूर है लेकिन भेजा ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होता। तो ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। तो ये आंसर क्या है? स्टार्ट। तो दोस्तों कभी कभी आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो। तो एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े एग्जाम में भी किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए तो देखिए कहाँ चला गया, हमारा 32 क्वेश्चन पे थे हम, तो दोबारा चलते हैं 32 पर। ओके 32 हो गया हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो एमएस एक्सेल में किसी सेल के एडिट मोड को सक्रिय करने के लिए डैश फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं कि एमएस एक्सेल में हम किसी सेल में काम कर रहे हैं और सेल में काम करने के लिए हमें सेल को एडिट करना है। तो सेल को एडिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों सेल को एडिट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो है हमारा फंक्शन की F2। कौन सी है? फंक्शन की F2। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए F2। तो चेक करें क्या दिया हुआ है हमने। तो इसका आंसर दे रखा है हमने F2 ही दे रखा है, तो वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्या है? जीमेल में मेल बॉक्स की कुल भंडारण क्षमता होती है 15 MB, 15 GB, 30 MB और 30 GB। तो क्या बोला हुआ है? जीमेल में आप काम करते हो, जो मेल बॉक्स मतलब वहाँ पर ईमेल जो हम रिसीव कर रहे हैं तो वो ईमेल कितनी स्टोरेज तक, कितना स्टोरेज के होते हैं, मतलब वहाँ जो मेल बॉक्स है वहाँ कितने ईमेल स्टोर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों गूगल के द्वारा यूज़र को, जितने भी यूज़र हैं उन्हें टोटल 30 GB डाटा उपलब्ध कराया जाता है। अब इस 30 GB में से होता क्या है कि 15 GB होता है आपका मेल बॉक्स के लिए और 15 GB होता है हमारा ड्राइव के लिए। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 15 GB। क्या हो जाएगा? 15 GB का डाटा मिलता है हमें ईमेल पर और 15 GB का डाटा मिलता है हमें किस पर? हमारे गूगल ड्राइव पर। अगर कभी ये जाए गूगल के द्वारा कितना ड्राफ्ट आपको क्लाउड स्पेस उपलब्ध कराया जाता है तो आंसर 30 GB लगेगा, लेकिन हमने मेल बॉक्स का पूछा है तो आंसर हो जाएगा 15 GB। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डैश बार शिफ्ट की को दबाने से स्टिक की फीचर को एक्टिवेट किया जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर स्टिक की फीचर है। तो क्या होता है कि कुछ की अपन लगातार बार बार इस्तेमाल करें तो वो ख़राब ना हो जाए, तो इससे बचाने के लिए हमारे सिस्टम में एक फीचर है स्टिक की। तो अब जैसे मान लो कि आप कितनी बार किसी की को लगातार दबा दें जिससे वो एक्टिवेट हो जाए, तो ज़्यादातर ये शिफ्ट के साथ ही होता है। तो अगर हम शिफ्ट की को लगातार बिना रुके 5 बार दबा दें तो यह फीचर एक्टिवेट हो जाता है, और यही पूछा हुआ है डैश बार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए, 5 बार। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का है। तो अब यहाँ क्या दिया है? एमएस वर्ड 2016 में नैरो मार्जिन सिलेक्ट करने पर दाईं बाईं शीर्ष तथा तल पर डैश मार्जिन छूटेगा। तो क्या बोला? 2016 के बारे में बात की और हमने क्या सिलेक्ट किया है? तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है क्या? यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है? यहाँ नैरो मार्जिन सिलेक्ट किया हुआ है। अब नैरो मार्जिन सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा? तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे दाएं बाएं जो मार्जिन है वो घट जाएगा। कितना हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट होता है 1 इंच और इसको घटा दिया तो ये हो जाता है आधा इंच। तो देखते हैं आधा इंच ऑप्शन में है तो 1 इंच तो है, 1.15 इंच है,
0.5 इंच और 2 इंच है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 0.5 इंच। क्या आंसर हो जाएगा? सी, 0.5 इंच। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट में पॉइंटर को पेन में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है एस्केप, Ctrl+P, Alt+P और Ctrl+Enter। तो अब क्या कर रहे हो आप? तो यहाँ पर क्या है कि आप MS पावर पॉइंट चला रहे हो, तो और MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमारे जो पॉइंटर होता है उसको कभी भी पेन में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+P का। किसका इस्तेमाल करते हो? Ctrl+P का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो अब देखेंगे हमारे 38वें क्वेश्चन को। तो हमारा 38वां क्वेश्चन क्या है? डैश चार्ट का प्रयोग MS एक्सेल में मूल्यों की सापेक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। बार, एरिया, सरफेस और रडार। तो दोस्तों यह MS एक्सेल की चार्ट से जुड़ा हुआ सवाल है जो लगभग हर पेपर में आते ही हैं। तो क्या बोला हुआ? मूल्यों की सापेक्ष तुलना, मतलब मूल्यों को हम रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी क्या हो, मूल्यों को रिलेटिवली कंपेयर करने के बारे में बात की जा रही हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन लगाओ। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या लगाओ? एलिमिनेशन। और चार्ट से संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल पर एग्जाम से पहले डाल दूंगा, उसे आप देख लेना, जहाँ तक है उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? तो बार का आंसर क्या है? मूल्यों की सापेक्ष तुलना करने के लिए नहीं होता, तुलना करने के लिए होता है। अब एरिया और सरफेस तुलना करते नहीं है, तो बचा क्या? रडार। तो जब भी क्या हो, वैसे ये क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जब भी मूल्यों की सापेक्ष तुलना करनी हो, क्या करनी हो? रिलेटिवली कंपेरिजन करना हो, याद रखना क्या बोला हो? रिलेटिवली कंपेरिजन के बारे में बात की गई हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा रडार चार्ट। अब आपका काम क्या है कि रडार चार्ट के क्या दूसरे नाम भी हैं? अगर हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो हमारा है 39वां। ये भी MS एक्सेल से जुड़ा हुआ है। तो सेल के निरपेक्ष पते को प्रदर्शित करने का सही तरीका है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट एड्रेस। तो दोस्तों क्या होता है कि MS एक्सेल में सेल के 3 तरह के एड्रेस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव एड्रेस, दूसरा होता है मिक्स्ड एड्रेस और तीसरा होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो एब्सोल्यूट एड्रेस में हम क्या करते हैं? रो और कॉलम दोनों क्या ये डॉलर लगा देते हैं। तो अगर हम पहले में देखें तो ये रिलेटिव का एग्जाम्पल है, दूसरा और तीसरा है मिक्स्ड का एग्जाम्पल, और चौथा हमारा किसका? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो जब भी आपको कॉलम के आगे और डॉलर के आगे क्या दिखाई दे, कॉलम और रो के आगे डॉलर दिखाई दे, तो आप समझ जाना ये हमारा एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष पते को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल 2019 में डैश फंक्शन का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि सेल रेंज में लिखी गई मूल्यों का औसत क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एवरेज के बारे में बात की गई है। और MS एक्सेल में एवरेज निकालने का जो फंक्शन है वो बेसिक फंक्शन है, और वो हमारा केवल एक्स क्या है? एवरेज, AVERAGE, पूरी स्पेलिंग लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन दे रखा हमने, तो बिल्कुल ये ऑप्शन दे रखा है, और वो हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। तो अब बात करेंगे हमारे 41वें क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चार्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, चार्ट बनाएं, चार्ट चुनें, कॉपी करें और पेस्ट करें। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला होता है हमें डाटा चाहिए। तो पहले ऑप्शन में तो डेटा का जिक्र ही नहीं किया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, चार्ट बनाएं, चार्ट चुनें, कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल करें। तो भाई डाटा को सिलेक्ट इसमें भी नहीं करवाया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा, डेटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, इलस्ट्रेशन में जाएं और चार्ट बनाएं। ये हो सकता है, क्यों? डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन में गए और चार्ट में गए, ये आंसर हो सकता है। अगला, चार्ट सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करें, इलस्ट्रेशन और चार्ट। तो दोस्तों पहले डेटा सेलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए हमारा क्या? कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हो, वहाँ पर हम काम कर रहे हो, डेटा सेलेक्ट करें, उसके बाद सारे काम करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो है 42वां सवाल। तो डैश वह चार्ट है जिसका प्रयोग एक ही श्रेणी और सीरीज के डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है। बार चार्ट, सरफेस चार्ट, एरिया चार्ट और पाई चार्ट। तो दोस्तों जब भी एक ही श्रेणी और सीरीज का जिक्र करें तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाना है, आपको केवल ये ढूंढना है कि ऑप्शन में पाई चार्ट दिया है, और यहाँ पर हम देखें तो डी ऑप्शन पाई चार्ट ही है। तो बिना झिझक आंसर हो जाएगा डी, पाई चार्ट। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि चार्ट से रिलेटेड वीडियो मैं आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दूंगा, आप उसे देख लेना और चार्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन उससे हो जाएंगे आपकी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आंसर लगाया डी। तो अब बात करेंगे हमारे 43rd क्वेश्चन की। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लाइन स्पेसिंग को मापने के लिए प्रयुक्त होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पॉइंट। तो दोस्तों अगर आप MS वर्ड में काम करते हो तो लाइन स्पेसिंग छोड़नी है, मतलब सिंगल लाइन, डबल लाइन। तो इसका सीधा संबंध हमेशा फ़ॉन्ट के आकार से होता है, और फ़ॉन्ट के आकार से तो सीधी सी बात है कि फ़ॉन्ट के आकार को हम जिसमें मापेंगे उसी आधार पर क्या होगा, लाइन स्पेसिंग भी आएगी। और फ़ॉन्ट के आकार को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंट का। इसका इस्तेमाल करते हैं पॉइंट का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? पॉइंट। क्या आंसर हो जाएगा? पॉइंट आंसर हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? डी, पॉइंट। अब बात करेंगे हमारे 44वें क्वेश्चन की। तो जो क्या है
MS वर्ड 2003 और उससे पहले के संस्करणों में निम्न में से कौन सा फीचर उपलब्ध था। तो ये 2003 के फीचर के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों देखते हैं, तो अब क्या है, तो 2003 स्टैंडर्ड टूल बार, मिनी टूल बार, लाइव प्रीव्यू और क्विक एक्सेस टूल बार। तो दोस्तों अगर आपने MS वर्ड कभी भी ढंग से पढ़ा है और MS वर्ड अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है, तो जब आपने MS वर्ड 2007 पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर कि 2007 में कुछ नए फीचर्स डाले गए, जो क्या थे, मिनी टूल बार, लाइव प्रीव्यू और क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये चीज़ें 2007 में आई, तो मतलब 3 में तो थी नहीं, तो मतलब क्या है, तो BCD तो 3 में उपलब्ध नहीं था, तो क्या बचा, ए आंसर। तो स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार 2003 के हिस्से थे, तो आंसर यहाँ है ए। अब आप मिनी टूल बार, लाइव प्रीव्यू और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ अगर टाइम रहा तो चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ आप सेल के डैश के आधार पर एक या एक से अधिक सेल में फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब क्या, चौड़ाई, ऊंचाई, वैल्यू या लिंक। तो आप सेल के डैश के आधार पर, तो पहली बात कि अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जाती है एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर सेल फॉर्मेटिंग बदलनी है। तो क्राइटेरिया जो होता है वो हमेशा अप्लाई होता है सेल में लिखे जाने वाले डेटा पर, याद रखना, उसकी चौड़ाई लंबाई पर निर्भर नहीं करती। और यही पूछा हुआ है कि आप सेल के डैश के आधार पर, मतलब सेल के किसके आधार पर, तो ना तो चौड़ाई पर निर्भर करेगी ना ऊंचाई पर, तो सेल के डेटा के आधार पर। डेटा के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करा हुआ है, वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, वैल्यू। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी होगी एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर होगी, और यह क्राइटेरिया सेल के डेटा के लिए होता है, ना कि सेल की चौड़ाई और सेल की लंबाई के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को मार्जिन के मध्य से अनिर्णित करना चाहते हैं, तो अब क्या बोला हुआ है, MS वर्ड 2019 चला रहे हो और क्या करना है, टेक्स्ट को मार्जिन के मध्य अलाइन करना है। तो मार्जिन के मध्य अलाइन करना है, तो यहाँ पर हम क्या करना है, हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, और जस्टिफाई करने का मतलब होता है Ctrl+J। अब यहाँ पर Ctrl+E क्यों नहीं हुआ, तो अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं कि जिससे एक अलग वीडियो में इस सारी के सारे टॉपिक आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाए Ctrl+J। चलिए अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो क्या है, तो MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट रूप से डैश प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है, .docx, .wpf, .txt और .doc। तो हम सभी जानते हैं कि MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या है, .docx है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 48वां। तो MS वर्ड 2016 में फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए डैश टैब का प्रयोग होगा। कौन सा टैब है, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू और इंसर्ट। तो फुट नोट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फुट नोट के बारे में अगर हम बात करें तो फुट नोट हमें हमेशा मिलता है रेफरेंस के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, रेफरेंस के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, रेफरेंस। और अब बात करेंगे हमारे 49वें क्वेश्चन पर, वो क्या है, तो MS एक्सेल में फॉर्मूले में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है हमेशा इक्वल टू से, और इक्वल टू तो ऑप्शन में है नहीं। अब क्या है, उनकी कैटेगरी दे रखी है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इक्वल टू जो है वो हमारा किसका है, कंपैरिजन ऑपरेटर का हिस्सा है। और कंपैरिजन ऑपरेटर और ऑपरेटर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक पूरा पर वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो जिन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर, तो क्या है, डैश वह तकनीक है जिसका प्रयोग फाइल और फोल्डर को पुनर्व्यवस्थित करने तथा मेमोरी स्पेस को फ्री कराने के लिए करते हैं। कंप्रेशन, कॉम्पैक्शन, फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन। दोस्तों क्या बोला हुआ, फाइल फोल्डर को पुनर्व्यवस्थित करना मतलब रीअरेंज करना। तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए और आपको रीअरेंजमेंट के बारे में बात की जाए तो आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आंसर क्या ढूंढेंगे, डीफ्रेगमेंटेशन ढूंढेंगे, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, डीफ्रेगमेंटेशन। तो फाइल और फोल्डर को रीअरेंज करना, पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको अगर आपको पढ़ना आता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो क्या, फ्लोर 16,5 का आउटपुट। तो दोस्तों फ्लोर मतलब क्या है, ज़मीन। तो 16 के आसपास 5 से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या, क्या पढ़ना है, 16 के आसपास 5 से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या कौन सी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि 16 के आसपास 5 से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या कौन सी है, 15 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, 15। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं उनकी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट
कहते हैं। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, सभी प्रमुख हेडिंग और सब हेडिंग की सूची, सभी टेबल की सूची, प्रमुख कंटेंट की सूची और ये सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाए सभी प्रमुख हेडिंग और सब हेडिंग की सूची, और यहाँ पर हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आपने पेपर लगाया है और आपको किसी प्रकार का अभी भी डाउट बचता है मेरे समझाने के बावजूद, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को जो मैंने आंसर आपको बताया उसमें कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।